एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7, 8 एंड 9। चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 7 डायरेक्टिंग की रिवीजन से। बेसिकली डायरेक्टिंग जो है वो फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एंड डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं या फिर उन्हें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो गोल को अचीव कर सके। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके लिए मेमोरी टेक्निक थी कि इफ एसीपी डजंट गिव द इंस्ट्रक्शन देन ही विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एसीपी एक 3 पॉइंट्स है एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिकली एसी मतलब क्या है, एक्शंस आर इनिशिएटेड। डायरेक्टिंग की वजह से जब हम जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं तभी एक्शन स्टार्ट होते हैं। दैट्स व्हाई द एक्शंस आर इनिशिएटेड। नेक्स्ट है सी से कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड टी से है इट इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के लिए मेमोरी टेक्निक थी सीए से आईजी बनने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सीए से आईजी बनने के लिए डायरेक्टिंग चाहिए। सी से है चेंजेस आर फैसिलिटेटेड। बेसिकली जो सुपीरियर है जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को जो चेंजेस आए उनके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं तभी वो काम कर पाते हैं। सो चेंजेस आर फैसिलिटेटेड। ए से है एक्शंस आर इनिशिएटेड। एस से है सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज या फिर स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई से है इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज एफर्ट्स एंड जी से है guides the employees. Now the next topic is elements. So basically directing के 4 elements है जिसके लिए मेमोरी टेक्निक थी LCM से सब सॉल्व होगा। तो L से है लीडरशिप, C से है कम्युनिकेशन, M से है मोटिवेशन एंड S से है सुपरविजन। ये जो चारों एलिमेंट्स है अभी हम इनको आगे फिर से फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज सुपरविजन। बेसिकली सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन, ताकि जो गोल है वो अचीव हो सके। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। सेकेंड इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द ग्रुप यूनिटी। मतलब कि ग्रुप यूनिटी मेंटेन हो पाती है क्योंकि हम रिलेशन बना पाते हैं सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में। नेक्स्ट है इंश्योर द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द टारगेट। मतलब कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द टारगेट। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। अगर सुपीरियर एक हमारे ऊपर नज़र रखेगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं तो हमें गाइड कर पाएगा हम क्या गलत कर रहे हैं, दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग। एंड द लास्ट इज इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि अगर हमें कोई सुपीरियर गाइड कर रहा है सो दैट हेल्प्स टू डेवलप आवर स्किल्स एंड दैट कैन बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। So now the next element of directing is motivation. Basically motivation का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्टिमुलेट करें ताकि वो गोल को अचीव करें। दैट इज स्टिमुलेटिंग द इंडिविजुअल्स टू अचीव और टू अटेन अ स्पेसिफाइड गोल, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स। बेसिकली क्या होते हैं, दैट इज इसकी जो मेमोरी टेक्निक है वो है GF को कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव रखना। बेसिकली G से है गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली अगर हम किसी को मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उससे अपना काम करवा सकें। F से है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बेसिकली मोटिवेशन इसलिए होती है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है एंड इट नीड्स टू बी चेंज विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है C से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब हर इंडिविजुअल के लिए हमें अलग मोटिवेशन का टूल यूज़ करना पड़ेगा या अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड लास्ट इज पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को हम पॉजिटिवली तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब कि उसे अच्छा फील करा के भी हम मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उसे इंफीरियर फील करा के भी हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं गोल को अचीव करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोसेस। बेसिकली मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर उसकी कोई अनसेटिस्फाइड नीड होती है तो उस अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से बेसिकली वो जो इंडिविजुअल है वो टेंशन में आ जाता है। तो जब वो टेंशन में आता है उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे इसे सॉल्व करना है। देन ही मोटिवेट्स हिमसेल्फ एंड सर्चेस टू सेटिस्फाई हिज नीड। और जब वो उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है देन वो टेंशन फ्री हो जाता है। सो दैट्स द प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस। बेसिकली मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू better the
परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द एब्सेंटिज्म। बेसिकली मोटिवेशन अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड में होगी, दे विल फील सेटिस्फाइड, तो एब्सेंटिज्म कम होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस स्मूथली। सो ये थे मोटिवेशन क्या होता है, उसके फीचर्स, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब कि एक इंडिविजुअल को मोटिवेशन करने के लिए किस टाइम पे किस तरीके की कोई कौन सी नीड होती है जो उसके अंदर मोटिवेशन को जगाती है। फर्स्ट है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ह्यूमन की, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, दैट इंक्लूड्स बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स, मतलब कि एक इंडिविजुअल को ये फील हो कि जहाँ वो काम कर रहा है वो सिक्योर है, उसकी जो फ्यूचर है वो सेफ है, एंड ऑल दैट नीड्स कम अंडर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट है एफिलिएशन नीड्स। एफिलिएशन नीड्स में एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसके आसपास में जो सोसाइटी में लोग हैं वो उसे जाने पहचाने, वो उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, उसे फ्रेंडशिप, ट्रस्ट वगैरह जो ऐसी फीलिंग्स होती हैं वो उसके साथ हो, ही हैज़ गुड फ्रेंड्स और ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ, एंड ऑल दैट कम्स अंडर एफिलिएशन नीड्स। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में बेसिकली एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसकी जो कंपनी है या जो उसकी सोसाइटी है उसमें उसकी एक अच्छी पोजीशन हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और जो लोग हैं उसे रिस्पेक्ट करें, एंड ऑल दैट कम्स अंडर एस्टीम नीड्स। एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो ये सोचता है कि जो मैंने किया क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, या फिर कुछ ऐसा करना है मुझे जिससे मैं और सेटिस्फाइड हो सकूँ, दैट कम्स अंडर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो जिस लेवल पे जो एम्प्लॉय होता है या जो इंडिविजुअल होता है वो इनमें से जिस लेवल पे होता है उसी के हिसाब से उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत भी होती है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द इंसेंटिव जो हम मोटिवेशन में प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। दे कैन बी फाइनेंशियल, दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, और नॉन फाइनेंशियल, दैट इज नॉन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल के लिए मेमोरी टेक्निक थी, दैट इज पीसी ज्वेलर्स और आरबीआई चाहिए। P4 से बेसिकली हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, दैट इज पे एंड अलाउंस, मतलब कि जो नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉयज़ को हम देते हैं। सेकेंड वॉज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, मतलब कि अगर जो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं या फिर अगर उनसे ज़्यादा काम कराया गया, प्रोडक्टिविटी दे हैव इंक्रीज, तो उनको उसके हिसाब से वेजेस मिलनी चाहिए। थर्ड वॉज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ देन दे शुड शेयर द प्रॉफिट विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फोर्थ वॉज परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब कि जो हम बेसिकली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दैट इज लाइक मेडिकल एड या ट्रेवल अलाउंस वगैरह जो देते हैं, दैट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़। सी से है हमारा को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप में मैंने इसॉप बताया, दैट इज एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑप्शन प्लान, जिसमें जो कंपनी है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनी का शेयर होल्डर बनने का चांस देती है, दैट इज को पार्टनरशिप। देन आर बी से है, बेसिकली आर से है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स किस टाइप के होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी या पेंशन जो मिलती है। एंड बी से है बोनस। बोनस जो है वो बेसिकली 1 साल में या फिर जिस भी कंपनी का जैसा भी टर्म है उसके हिसाब से जब वो एक्स्ट्रा मनी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को रैदर देन द बेसिक सैलरी। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसके लिए मेमोरी टेक्निक थी कि क्लाइमेट के हिसाब से हमें जर्सी चाहिए, दैट इज लाइक द वुलन क्लॉथ्स। सी क्लाइमेट से है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब कि जहाँ पे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे, एंड वाइसा वर्सा। फिर है जर्सी में जे स्क्वायर से जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब एनरिचमेंट का मतलब अगर जो जॉब है वो एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्टिंग है देन दे विल बी फील मोर मोटिवेटिंग टू कम एवरी डे एंड डू अ न्यू टास्क। एंड द सेकेंड इज जॉब सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है देन दे विल फील मोटिवेटेड टू डू द वर्क विद मोर प्रोडक्टिविटी और मोर इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट है ई क्यूब से, बेसिकली ई क्यूब से एम्प्लॉय से ही तीनों पॉइंट्स रिलेटेड है, दैट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉय नाउ द नेक्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए मेमोरी टेक्निक है क्लाइमेट के हिसाब से जर्सी चाहिए, दैट इज वुलन क्लॉथ्स। क्लाइमेट से मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करेंगे। नेक्स्ट है जे स्क्वायर से
जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। अगर एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योर होगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे या फिर मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड सेकेंड इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब कि बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब अगर इंटरेस्टिंग होगी देन दे विल फील मोटिवेटेड टू कम एवरी डे एंड डू अ न्यू टास्क। ई क्यूब से हमारे पास एम्प्लॉय से तीनों पॉइंट्स रिलेटेड है, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम पर रिकॉग्निशन देते रहें, जैसे कि उन्हें कोई मेडल या फिर प्रेस करते रहें। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन ले डिसीजन मेकिंग में या फिर उनकी न्यू आइडियाज़ का। एंड थर्ड इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब कि बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं हमें उन्हें एम्पावर करते रहना चाहिए, उनकी अथॉरिटीज़ को बढ़ाते रहना चाहिए एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है एस से बेसिकली एस से है स्टेटस। बेसिकली जो अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर हम उनका स्टेटस अच्छा रखते हैं या फिर उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलते रहते हैं, दे विल फील मोटिवेटेड। एंड सी से है दैट इज करियर एडवांसमेंट, मतलब कि एज अ कंपनी और एज अ सुपीरियर ऑफ एनी सबॉर्डिनेट हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे अंडर काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए, और अगर उसके कोई प्लान में कंपनी हेल्प कर सकती है देन वी शुड हेल्प दैट इंडिविजुअल इन देयर करियर एडवांसमेंट। तो ये थे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि टू इन्फ्लुएंस मोर देन वन पीपल, ताकि वो वॉलेंटरली हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करें। सो बेसिकली इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इट इज़ डन टू अचीव अ कॉमन गोल। इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अदर्स को इन्फ्लुएंस करता है एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑल दैट। एंड द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द डायरेक्शंस टू द सबॉर्डिनेट्स या फिर एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती ग्रुप मेंबर्स में, क्योंकि जो लीडर है वो डिसीजंस लेता है, कोई डिसीजन मेकिंग हो जाती है एंड ऑल सच आर द इम्पॉर्टेंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। बेसिकली एक जो गुड लीडर है, लीडर जो एक किसी भी ग्रुप का है, उसमें क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बेसिकली ही शुड बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग या फिर फिजिकल प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए उसकी, और क्विक उसका लाइक जो थॉट प्रोसेस है वो क्विक होना चाहिए, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और या फिर जो उस ग्रुप की जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। सो सम ऑफ दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एंड लीडरशिप में हमने 3 टॉपिक पढ़े। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लीडरशिप स्टाइल्स। बेसिकली 3 तरीके की लीडरशिप हो सकती है, दैट इज ऑटोक्रेटिक, मतलब कि जिसमें जो लीडर है वो समझता है कि मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ सारे डिसीजन मैं ही लूँगा और मुझे किसी से भी उनकी ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एन ऑटोक्रेटिक लीडर, जिसमें जो लीडर है वो सारे डिसीजन अपने आप लेता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडर। बेसिकली डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो डिसीजंस लेने से पहले अपने ग्रुप के मेंबर से ओपिनियंस या उनके व्यूज़ लेता है एंड देन ही डिसाइड्स व्हाट शुड वी डू एज अ ग्रुप। एंड द थर्ड इज लाइसेंस फ्री रेन। लाइसेंस फ्री रेन बेसिकली क्या होती है कि उसमें जो लीडर है वो कहता है कि आप ये मत सोचो कि मैं लीडर हूँ, आप अपना इंडिविजुअली काम करो एज अ ग्रुप, और अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको पूछने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, राइट? सो दीज आर द 3 स्टाइल्स: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइसेंस फ्री रेन। License free reign, right? So these are the leadership styles. बेसिकली जो थर्ड लाइसेंस फ्री है इसे लाइसेंस फेयर कहते हैं एंड इंग्लिश में इसे फ्री रेन लीडर कहते हैं। सो थर्ड इज लाइसेंस फेयर और फ्री रेन लीडर, ओके? Now the last element of directing is communication. Communication का मतलब क्या होता है? When 2 or more individuals exchange their ideas, opinions, that is called communication. Communication का process क्या होता है? Basically जो sender है वो अपना मैसेज भेजता है एनकोड करके मतलब एक लैंग्वेज में जो जिसके पास वो भेज रहा है वो ही उसे समझ पाएगा,
तो जो सेंडर है वो अपने मैसेज को भेजता है, दैट गेट्स इनकोडेड, फिर वो जो मैसेज है वो मीडिया के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचता है एंड द रिसीवर गेट्स that message and he decodes it and understands it and then he sends the reply or feedback to the sender. So that's the communication process. Next is importance. Basically communication क्यों important है, that is जैसे कि डायरेक्ट मैसेज हम करते हैं ना मतलब किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, वैसे ही है डीएम से कम्युनिकेशन बढ़ता। सो डी से मतलब है डिसीजन मेकिंग, अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्विकली डिसीजंस ले पाते हैं। एम से है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली किसी को भी मोटिवेट करने के लिए हमें उसके माइंड को समझने की ज़रूरत है, देन वी नीड टू कन्विंस हिम, सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट है एस से, बेसिकली इट हेल्प्स टू it helps in smooth functioning of the organization. So ऐसे है स्मूथ फंक्शनिंग हो पाती है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के व्यूज़ या ओपिनियंस को कैसे समझ पाएगा। ई स्क्वायर से है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर इंक्रीज्ड एंड सी स्क्वायर से है कंट्रोल एंड कोऑपरेशन आर इंक्रीज्ड। सो इंपॉर्टेंस क्या है, डीएम से कम्युनिकेशन बढ़ता, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, स्मूथ फंक्शनिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड देन communication and cooperation. Now the next is basically communication. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके का हो सकता है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके की हो सकती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपने रैंक के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बात करना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम अपनी रैंक के हिसाब से नहीं बल्कि अपने पर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए या फिर अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब कि एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब दो सेम रैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, या तो वो सेम डिपार्टमेंट के हो या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन की नेटवर्क्स कैसे होता है, मतलब किस किस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात की जा सकती है। उसके लिए मेमोरी टेक्निक है वी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डब्ल्यू से है व्हील, बेसिकली व्हील में क्या होता है, एक सुपीरियर होता है एंड ही पासिस ऑन द इंफॉर्मेशन टू ऑल द सबॉर्डिनेट्स, राइट, मतलब कि सुपीरियर जब सबॉर्डिनेट से बात करता है, दैट इज कॉल्ड व्हील। नेक्स्ट है आई से इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी का मतलब क्या होता है कि एक जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से बात कर सकता है और साथ ही साथ जो उसका सुपीरियर है उससे भी बात कर सकता है, मतलब कि इन्वर्टेड वी नेटवर्क में एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर और अपने सुपीरियर के सुपीरियर से बात कर सकता है। नेक्स्ट है एफ से है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में मतलब कि कोई किसी से भी बात कर सकता है। एंड सी स्क्वायर से हमारे पास दो है, दैट इज सर्कुलर एंड चेन। चेन में बेसिकली क्या होता है कि एक जो ये सुपीरियर है ये अपने सबॉर्डिनेट को देगा, फिर ये अपने सबॉर्डिनेट को देगा, फिर ये अपने सबॉर्डिनेट को देगा, दैट इज चेन। एंड द लास्ट इज सर्कुलर। सर्कुलर में बेसिकली क्या होता है, ऐसे होते हैं कि ये सपोज यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ है, तो बेसिकली जो एक एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ एडजॉइनिंग जो 2 एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं से बात कर सकता है इन सर्कुलर। सो ये है 5, दैट इज व्हील, इन्वर्टेड व्हील, फ्री फ्लो, चेन एंड circular, that is in the formal communication networks. Now the next is informal communication. Informal communication को हम grapevine communication भी कहते हैं, मतलब जैसे ग्रेप्स का जो बंच होता है उसमें से कहीं से भी कोई भी ग्रेप निकल सकता है, वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल के साथ और कम्युनिकेट कर सकता है। और इसके 4 नेटवर्क है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के। फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को इन्फॉर्मेशन पास करेगा और वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे एक इंडिविजुअल के थ्रू ही पास होगी, दैट इज 1 ने 2 को दी, 2 ने 3 को, 3 ने 4 को, 4 ने 5 को एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो किसी को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, दैट इज मतलब हर एक को मिलने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है उसमें। नेक्स्ट है गॉसिप। गॉसिप का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो इंडिविजुअल जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो हर एक को इंफॉर्मेशन को बता देता है। एंड क्लस्टर में
गॉसिप से सिर्फ ये डिफरेंस है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, लेकिन सिर्फ उनको जिन पे वो ट्रस्ट करता है या जिनके साथ उसके वो रिलेशन है। तो गॉसिप में मतलब कि वो सबको इन्फॉर्मेशन पास करेगा, क्लस्टर में मतलब वो सिर्फ जिन पे ट्रस्ट करता है उनको इन्फॉर्मेशन पास करेगा, एंड प्रोबेबिलिटी में मतलब कि वो किसी को भी पास ऑन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज चॉइस और एनी अदर फैक्टर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो ये बेसिकली 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं, दैट इज सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। सिमेंटिक मतलब कि बेसिकली जो सेंडर ने मैसेज दिया या जो किसी को रिसीव कर रहा है उनको अगर कोई इनकोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आई, दैट लीड्स टू सिमेंटिक बैरियर्स। बेसिकली इट इज मोर रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक, दैट इज लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब जो ह्यूमन की साइकोलॉजी चल रही है, उसके माइंड में चल रहा है, उसके बेसिस पे जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल। पर्सनल मतलब कि अगर किसी दुश्मनी है या फिर उसका मन उस पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड इमोशंस रिलेटेड जो होते हैं वो पर्सनल में आ जाते हैं। लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स बेसिकली किस तरीके के हो सकते हैं, लाइक सपोज मैंने कुछ कहा आपको समझ ही नहीं आया, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। या फिर मैंने कुछ ऐसा बोला कि जिसके आप 2 से 3 मतलब निकाल सकते हो और मैंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कौन सा मतलब था उस चीज़ का, या फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको कुछ और लग रहा था और जो मैंने बोला वो कुछ और था, या फिर मैंने कोई एजम्पशन ली जो मैंने आपको नहीं बताई जिसकी वजह से आपको मेरी बात समझ नहीं आई। सो ऑल दीज आर सिमेंटिक बैरियर्स। और इसमें एक और पॉइंट है टेक्निकल जार्गन, मतलब कि मैंने कोई एक ऐसा टेक्निकल टर्म यूज़ कर दिया जो आपको समझ नहीं आया। सो इसके पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि सिमेंटिक बैरियर्स मतलब कि लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाती है या फिर जो टेक्स्ट या मैसेज है उसको एनकोडिंग डिकोडिंग में जो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली किस तरीके के हो सकते हैं, लाइक सपोज इग्नोर करता है कोई इंडिविजुअल कि मेरे को भी इसकी बात सुननी है तो वो सुनेगा ही नहीं, या फिर मैं जो सामने वाला है उसकी बात पूरी होने से पहले ही मतलब निकाल लूँ, या फिर मैं उसकी बात ढंग से ना सुनूँ, या फिर मैं उसकी बात पे ट्रस्ट ही ना करूँ। दैट ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में क्या आता है, इग्नोरेंस या फिर ट्रस्ट ना करना। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या आता है कि लाइक सपोज मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स या पॉलिसीज़ बनाई हैं अगर वो मुझे पसंद नहीं तो मैं उनको फॉलो नहीं करूँगी या फिर मैं उन्हें सुनूंगी ही नहीं, या फिर अगर कोई पॉलिसी मुझे समझ नहीं आ रही है, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Now the next chapter is chapter 8 controlling. Basically controlling is the last function of management, जिसका मतलब क्या होता है कि जो हमने प्लान की थी एक्टिविटीज़ और जो हमने एक्चुअल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है उनको कंपेयर करना एंड देखना कि हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी, या फिर हमने अपनी प्लान जो किया था और जो एक्चुअल में अचीव किया उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इसके नेचर या फीचर्स क्या क्या है, दैट इज LPG कैफे। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट इज एल से लुकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब कि कंट्रोलिंग में हम ये भी देखते हैं कि हमने पहले क्या प्लान किया था, दैट इज बैकवर्ड लुकिंग। एंड फॉरवर्ड लुकिंग मतलब कि ये देखना कि हमें आगे क्या करना है। टी से मतलब इट इज परवेसिव इन नेचर। जी से है गोल ओरिएंटेड, मतलब कि गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। सी से है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ए से है एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कि इसमें एक्शंस को करने के लिए ही किया जाता है। एंड एफ से है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली कंट्रोलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने पॉइंट्स लिखे जिनको मैंने मेमोरी टेक्निक के थ्रू आपको बताया था, पोएम के थ्रू। दैट इज डिसिप्लिन मेंटेन होता, गोल्स अचीव होते, स्टैंडर्ड्स जज होते, रिसोर्सेज यूज होते, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते और एक्शंस कोऑर्डिनेट होते। डिसिप्लिन मेंटेन होता, अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हम डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको ऐसे काम करना है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट इज गोल्स अचीव होते। ऑब्वियसली अगर हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे या फिर कंट्रोलिंग करेंगे कि जो हम पहले नहीं कर पाए उसको अब हम करेंगे तो हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स जज होते हैं, मतलब कि ये भी हमें पता लगता है कि जो हमने प्लानिंग में अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या वो स्टैंडर्ड सही सेट किए थे, क्या हमने कहीं गलत स्टैंडर्ड सेट तो नहीं किए थे। नेक्स्ट है रिसोर्सेज यूज होते, ऑब्वियसली वी यूज द रिसोर्सेज बिकॉज कंट्रोलिंग इज एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं कि हमने प्लान किया था ये लेकिन हम ये अचीव नहीं कर पाए तो हमें आगे इसे अचीव करना है। नेक्स्ट है एक्शंस कोऑर्डिनेट
होते। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस, डिसिप्लिन मेंटेन होता, गोल्स अचीव होते, स्टैंडर्ड्स जज होते, रिसोर्सेज यूज होते, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते और एक्शंस कोऑर्डिनेट होते। Now the next topic is limitations of controlling. First is qualitative terms are ignored. Basically हम जो क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं उनके लिए तो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव टर्म्स है क्या हम उनके लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं? क्या आप ये सेट कर सकते हो कि ये इंडिविजुअल इतना सेटिस्फाइड होगा? नहीं कर सकते ना। सो दैट्स वाई क्वालिटेटिव जो टर्म्स होती हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कोई बस नहीं होता, या फिर वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कि हमने प्लान किया लेकिन कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे चेंज आया जिसकी वजह से हम अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाए। ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा जो प्लान था वो पूरा नहीं हो पाया। सो वी हैव लिटिल कंट्रोल ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस बाय द एम्प्लॉयज़। बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ है वो रेजिस्ट कर सकते हैं कि आप अगर ऐसे कंट्रोलिंग करोगे दैट इज़ हार्मिंग आवर फ्रीडम। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कहा कि हम कंट्रोलिंग करने के लिए CCTVs इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं कि ये आप हमारी फ्रीडम को स्टॉप कर रहे हो या फिर यू आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर फ्रीडम एंड वी विल रेजिस्ट इट। सो दैट इज़ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। एंड नेक्स्ट इज कॉस्टली अफेयर्स। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग करने के लिए भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, पूरी प्लानिंग एनालाइज की जाती है, जो हमने एक्चुअल एक्टिविटीज़ की उनको एनालाइज किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉस्टली अफेयर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है? बेसिकली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब कि अगर प्लानिंग हमने नहीं की देन कंट्रोलिंग कांट वर्क, और अगर हमने कंट्रोलिंग नहीं की तो प्लानिंग कांट वर्क। ओके, सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। बेसिकली कंट्रोलिंग करने के लिए क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है? उसमें सबसे पहला है सेट स्टैंडर्ड्स। बेसिकली हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करने की, जो हमें काम करना है वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि ये तो प्लानिंग में आ गया कि हमने अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि हमें इतने लेवल तक काम करना है या काम को ऐसे करना है। नेक्स्ट इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कि एक्चुअल में हमने क्या किया। देन नेक्स्ट इज कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कि कंपेयर करना कि हमने क्या सोचा था हमें करना है एंड हमने एक्चुअल में क्या किया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टू एनालाइज द डेविएशंस। मतलब कि ऑब्वियसली जो हमने सोचा था और जो हमने किया उनमें जो डेविएशंस होंगी, उनमें जो डिफरेंसेस होंगे, उनको एनालाइज करना कि वो किस रीज़न से हुए या फिर वो क्यों हुए या फिर वो कितना हमारी कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो एनालाइज डेविएशंस है बेसिकली वो दो तरीके से की जा सकती हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक चीज़ की कंट्रोलिंग करें और साथ ही साथ हर एक डेविएशन को भी नोट करें। सो दैट्स व्हाई टू मेथड्स आर यूज्ड इन द कंपनीज, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बेसिकली क्या कहते हैं कि जो हमारे की रिजल्ट एरियाज हैं दैट इज KRAs, हमें उनकी डेविएशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि जैसे कंपनी है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है तो उन्हें बेसिकली अगर जो लेबर कॉस्ट है उसमें डेविएशन हुई तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टेशनरी कॉस्ट, क्योंकि जो उनकी मेन एक्टिविटी है या जो उनका की रिजल्ट एरिया है वो कौन सा है, लेबर, ना कि स्टेशनरी। सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोलर कहते हैं कि उन डेविएशंस पे ज़्यादा ध्यान दो जो की रिजल्ट एरियाज हैं। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहते हैं कि आप एक लिमिट सेट कर दो कि वहाँ तक की डेविएशंस हम नॉर्मल देख सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा डेविएट हुई तो हम देखेंगे कि हम क्या करेक्टिव मेजर्स हैं। मतलब कि सपोजिंगली अगर लेबर कॉस्ट हमारी फ्लक्चुएट करके लाइक सपोजिंगली अगर वो 100 है, अगर वो 90 तक आती है या फिर वो 110 तक जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है देन वी नीड टू कीप अ चेक, दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब कि एक लिमिट सेट कर देना कि किस लिमिट में वो फ्लक्चुएट कर सकती है डेविएशन। एंड लास्ट इज टेक करेक्टिव एक्शन। अब ये हमने देख लिया कि हमने क्या गलतियाँ की थी, एनालाइज भी कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू टेक द करेक्टिव एक्शन। सो दिस इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस। पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर दोनों को कंपेयर करना,
फिर उसके बाद जो डिफरेंसेस या डेविएशंस आई उनको एनालाइज करना एंड देन टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। Hello everyone, so we will now start chapter 11 marketing. Basically marketing क्या होता है, मैंने definition में बताई थी, it is a social process जिसमें हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट ऑफरिंग के थ्रू सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर इन एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस, सोशल प्रोसेस जिसमें हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिर उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ मार्केट ऑफरिंग करते हैं, दैट इज टू क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, जिसमें हम जो कस्टमर है उसे कुछ ऐसा देते हैं विच इज़ ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर एंड ही इज़ रेडी टू बाय इट फॉर एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और एनीथिंग दैट इज इन द एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब कि मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कंज्यूमर की, फिर हम मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करते हैं, दैट इज कि उनको दिखाना कि आप इन सब में से अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो और वो कुछ ऐसी चीज़ दिखाना जिसके लिए कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार हो या फिर वो कंज्यूमर के लिए किसी वैल्यू का हो एंड देन टू सेल दैट गुड और प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर बाय एक्सचेंज मैकेनिज्म, दैट इज कि कंज्यूमर को कुछ देना और उससे कुछ लेना। सो दीज आर द फीचर्स दैट इज नीड्स एंड वांट्स, मार्केट ऑफरिंग, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये चारों फीचर्स हैं जो हम डेफिनेशन से डिराइव कर लेते हैं मार्केटिंग की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ मार्केट। बेसिकली पहले के टाइम में क्या होता था, मार्केट वो होती थी जहाँ पे हम जाके अपने गुड्स परचेज करते थे, बट इन टूडेज टाइम मार्केट की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल बायर्स। ओके, सो एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स का जो सम होता है हम उसे मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटर। अब बेसिकली मार्केटर कौन होता है, नॉर्मली सेलर जो होता है वो ही मार्केटर होता है, लेकिन हम मार्केटर की डेफिनेशन ये कहते हैं कि द पर्सन हु इज मोर एक्टिवली रिलेटेड और मोर एक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि जो ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है उस प्रोडक्ट को परचेज करने में या फिर उस मार्केटिंग के टाइम पे, दैट पर्सन इज द मार्केटर। अगर सेलर ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो सेलर इज द मार्केटर, लेकिन अगर बायर ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है देन इन दैट केस buyer is the marketer. Now the next is what can be marketed. Basically market में क्या क्या बिक सकता है, that is goods services. Okay, basically ऐसे नहीं कि सिर्फ goods या services को ही हम बेच सकते हैं मार्केट में. There are many more things like any information, any idea, any experience, any event, any organization idea, anything or any place or real estate market. So anything which can be sell and there are consumers to buy it, that is can be marketed. Or not only goods and services but many more things can be marketed. So market क्या होती है, sum of actual and potential investors, marketer जो ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेता है प्रोसेस में मार्केटिंग के। मार्केटेड बेसिकली क्या हो सकता है, एनीथिंग फॉर विच द कंज्यूमर इज रेडी टू पे, एंड दीज फोर आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. बेसिकली मार्केटिंग एंड सेलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. सेलिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. मतलब कि सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग बेसिकली कब स्टार्ट हो जाती है, जब हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी नहीं किया होता तभी से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड इट कंटिन्यूज इवन व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड आउट. लेकिन जो सेलिंग है वो कब स्टार्ट होती है, जब हमने गुड मैन्युफैक्चर कर लिया है और हमें उसे सेल करना है, और वो सेल्स के साथ ही ख़त्म हो जाती है. बेसिकली मार्केटिंग में मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना. लेकिन सेलिंग में हमारा मेन मोटिव क्या होता है, अपना प्रॉफिट अर्न करना. जो मार्केटिंग है वो पुल स्ट्रैटेजी पे काम करती है, मतलब कि कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना. लेकिन जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो किस पे चलता है, पुल स्ट्रैटेजी पे, यानी कि हमें बस अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है किसी न तरीके से कंज्यूमर्स को. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज philosophies of marketing. Basically there are 5 marketing philosophies. First is production concept. Production concept क्या कहते हैं कि हमें मार्केटिंग के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो गुड्स और वो सेल तो अपने आप ही हो जाएंगे. सेकेंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि हमें क्वांटिटी पर नहीं लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना है. मतलब कि चाहे हम कम गुड्स मैन्युफैक्चर करें लेकिन हमें
सबसे बेस्ट क्वालिटी के गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं। नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि आप कितनी भी क्वांटिटी में कैसी भी क्वालिटी मैन्युफैक्चर कर दो, हमें बस उसे किसी ना किसी तरीके से गुड्स को जो या फिर हमने मैन्युफैक्चर किया है उसे हमें सेल करना है बाय हुक और क्रुक। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हमें वो ही मैन्युफैक्चर करना है जो कस्टमर चाहता है, एंड हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड द फिफ्थ इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है, जो कहता है कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को तो देखना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें सोसाइटी की डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को भी ध्यान देना है। सो देयर आर 5 फिलॉसफीज। प्रोडक्शन जो क्वांटिटी पे फोकस करती है, प्रोडक्ट जो क्वालिटी पे फोकस करती है, सेलिंग जो सिर्फ सेल्स पे फोकस करती है, मार्केटिंग जो कंज्यूमर या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, एंड सोसाइटल जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे भी फोकस करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या क्या करते हैं, दैट इज हम मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसा बनाना है जो मार्केट में सेल हो सके, फिर उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, देन उसकी पैकेजिंग लेबलिंग होती है उस प्रोडक्ट की, फिर हम ब्रांडिंग करते हैं, देन वी प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। फिर हमारा काम क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेट करना, उसका प्रमोशन करना, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज वेयर हाउसेज में रखना। सो ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये आप स्टोरी के बेसिस पे भी समझ सकते हो, ये मैंने पहले वाली क्लास में बताया है कि पहले मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना, फिर प्लान करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसकी ब्रांडिंग लेबलिंग वगैरह करना, फिर उसका प्राइस डिसाइड करना, फिर उसका प्रमोशन करना, एंड देन ट्रांसपोर्ट करना और उसे स्टोरेज में रखने के बाद सेल ऑफ कर देना या फिर डायरेक्टली सेल कर देना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। सो द मिक्स ऑफ ऑल दीज टूल्स दैट इज यूज्ड to do the marketing or to sell off the product to the targeted market is called marketing mix. Marketing mix में basically 4 P's होते हैं, मतलब कि product mix, price mix, place mix and promotion mix. Product related सब कुछ product mix में, place related यानी कि कैसे हमें अपने consumers तक पहुंचाना है या फिर कहाँ पे transportation वगैरह स्टोर करना है, तो वो सब प्लेस मिक्स में आता है। नेक्स्ट इज प्राइस, मतलब कि प्राइस डिटरमाइन करना, एंड लास्ट इज प्रमोशन, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। नाउ द फर्स्ट मिक्स इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डील करते हैं दैट ऑल कम्स इन द प्रोडक्ट मिक्स। इसमें 3 हमारे पास टॉपिक्स है, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्रांड का नाम देना या फिर एक ऐसी कंपनी का नाम देना विच इज़ वेरी फेमस और हैज़ अ गुडविल इन द मार्केट। बेसिकली ब्रांडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। फर्स्ट इज कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी, जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस टाइप के सारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। दैट इज़ अगर मैंने टूथपेस्ट बोला तो मतलब वो कोई भी टूथपेस्ट हो सकती है, लेकिन अगर मैंने बोला कोलगेट की टूथपेस्ट दैन दैट इज़ अ ब्रांड नेम, मतलब कि कोई ब्रांड का नेम जोड़ देना, दैट इज कोलगेट, सो दैट्स अ ब्रांड नेम। अब बेसिकली एक ब्रांड मार्क होता है जो लोगों की तरह होता है, लाइक मर्सिडीज़ का ऐसे वाला कुछ समथिंग होता है, और जो ऑडी का होता है वो ऐसे ऐसे होता है। सो बेसिकली ऐसे जो कुछ सिंबल्स होते हैं दे आर द ब्रांड मार्क्स। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम मतलब कि जैसे मैंने बोला कोलगेट, तो जो नेम हम प्रोनाउंस करते हैं दैट इज़ अ ब्रांड नेम। और द नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बेसिकली वो चीज़ होती है द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। और द नेक्स्ट टॉपिक इज की ब्रांडिंग बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कंज्यूमर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस को क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली ब्रांड की वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अलग से ऊपर उठ के आते हैं, कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आराम से कॉम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं वो अलग तरीके से प्राइसिंग भी कर सकती हैं, दैट इज different price of the product rather than the competitors, and it helps to maintain the goodwill in the market. So these are the benefits of branding.
टू ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बेसिकली कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट होता है दैट दे आर इजीली एबल टू डिफ्रेंशिएट कि एक कंपनी का ये प्रोडक्ट है और हमें कौन सा लेना है, एंड दे आर एबल टू गेट गुड क्वालिटी एंड दे कैन ट्रस्ट ऑन द ब्रांड्स। एंड द नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल। बेसिकली जो हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ स्टेटस सिंबल। So these are the importance of branding. Now the next topic is कि basically जो brand name होता है उसकी characteristics क्या क्या है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी अपना ब्रांड नेम बना रही है तो उन्हें क्या क्या characteristics उसके ब्रांड नेम में होनी चाहिए। जैसे कि वो शॉर्ट होना चाहिए, ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, और कुछ डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए उस ब्रांड नेम में, और वो जो ब्रांड नेम है वो वर्सेटाइल होना चाहिए, and it should not have any different meaning in any other language. Now the next topic is packaging. Basically packaging क्या होती है, जो हमारे प्रोडक्ट को हम कवर करने के लिए या जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो पैकेज हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग 3 लेवल्स में होती है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी वो जो प्रोडक्ट के साथ ही रहती है उसके एंड यूज तक नॉर्मली, और जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, एंड जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है उसको हम नॉर्मल बेसिस पे थ्रो कर देते हैं व्हेन वी यूज़ द प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज़ करने से हम नॉर्मली जो सेकेंडरी पैकेजिंग है उसको थ्रो ऑफ कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टर्शरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बेसिकली ये जो पैकेजिंग है ये प्रोडक्ट को बल्क में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। So 3 levels of packaging: primary, secondary and tertiary. Now the next topic is कि पैकेजिंग बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, एंड सेकेंड इसकी सैनिटेशन रिलेटेड हेल्थ स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो पाते हैं, और जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हम पैकेजिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। So these are some of the importance और functions of packaging. Now the next is labeling. Basically labeling का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को एक लेबल प्रोवाइड करें। लेबल प्रोवाइड करने से क्या क्या हमें हेल्प मिलती है। बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट द न्यू और द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सो ये है लेबलिंग की कुछ इम्पॉर्टेंस या फंक्शंस। नाउ द सेकेंड मिक्स इज प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट का क्या एक्चुअल में प्राइस लगना चाहिए जो एक कंज्यूमर पे करने को तैयार हो जाए इजीली। सो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। दैट आर फर्स्ट इज कॉस्ट। बेसिकली अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जितनी होगी उसके हिसाब से उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। अगर कॉस्ट कम तो प्राइस भी कम, अगर कॉस्ट ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। ऑब्वियसली जो मार्केट में जितना कंपटीशन है वो भी हमारे प्राइसिंग को डिपेंड करता है, प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। दैट इज अगर मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन है तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने को तैयार होंगे। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन ये सिर्फ हमारी ही कंपनी है उस प्रोडक्ट में डील करने के लिए, सो वी विल ऑफर आवर प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस, क्योंकि जो कंज्यूमर है उन्हें हमसे ही परचेज करना होगा। नेक्स्ट इज डिमांड एंड यूटिलिटी। बेसिकली अगर हमने अपना प्राइस रेज किया और उसके बाद भी जो हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि उसकी डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं होगी विद राइज और डिक्रीज राइज और फॉल इन द प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हमने अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज भी किया तो भी अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी इफेक्ट नहीं होगी देन वी विल ऑब्वियसली इंक्रीज द प्राइस और वाइस वर्सा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, कि वो ये कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का यही प्राइस होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो। सो उसके बेसिस पे भी हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। क्या हम मार्केट शेयर के लिए कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली हम अपने गुड्स को सस्ते दामों पे या फिर लो प्राइसेस पे बेचेंगे, दैट इज़ टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर। नेक्स्ट है क्वालिटी। अगर हमारा मेन मोटिव
सिर्फ कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचाना है तो हम क्वालिटी देखेंगे, चाहे वो हाई प्राइस पे ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है सर्वाइवल। अगर हम अपनी कंपनी को सर्वाइव कराना चाहते हैं देन वी विल फोकस ऑन गिविंग आवर प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स है वो इंक्रीज हो एंड वी विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। एंड द लास्ट इज मार्केटिंग मेथड्स। मार्केटिंग मेथड्स मतलब कि अगर हमने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा मार्केटिंग मेथड्स यूज़ किए, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट लगाई है तो प्राइस भी ज़्यादा, और अगर नहीं लगाई है तो प्राइस भी कम। नाउ द थर्ड मिक्स इज प्लेस मिक्स या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। बेसिकली हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक हमें कैसे पहुँचाना है। तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? फर्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कि द टाइम बिटवीन द ऑर्डर इज दैट ऑर्डर वी अचीव एंड द टाइम टेकन टू प्रोसेस इट। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हम उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे जहाँ पे उस ऑर्डर को हमें डिलीवर करना है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, मतलब कि उसे स्टोरेज में रखना जब तक उसकी डिमांड नहीं हो जाती या फिर उसको कंज्यूमर्स डिमांड नहीं करते हैं। एंड लास्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, दैट इज आईसी। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कि हमें ये भी चेक रखना है कि हमें कितनी इन्वेंट्री या कितने गुड्स या प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट स्टोर करके रखेंगे तो इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए या फिर हमें ज़्यादा गुड्स स्टोर करने पड़ रहे हैं या नहीं करने पड़ रहे हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, सो वी नीड टू चेक देम कि हमें अपनी कंपनी में कितना स्टॉक या कितनी इन्वेंट्री एक बार में रखनी है। सो दीज आर द एलिमेंट्स: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हम कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। दो तरीके के होते हैं, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल का मतलब कि हम जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधा कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट सेल करें विदाउट एनी इंटरमीडियरी, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल मतलब कि जब कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है देन वी कॉल इट जीरो लेवल चैनल। जब जो मैन्युफैक्चरर है या जो कंपनी है वो डायरेक्टली अपने गुड्स कंज्यूमर को सेल करते हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल के फर्दर थ्री पार्ट्स है: 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल का मतलब कि 1 इंटरमीडियरी, 2 लेवल का मतलब 2 इंटरमीडियरीज एंड 3 लेवल का मतलब 3 इंटरमीडियरीज। 1 लेवल में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को सेल करता है एंड रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। सेकेंड लेवल में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को एंड देन रिटेलर कंज्यूमर को। एंड थर्ड लेवल में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर अपने एजेंट्स को सेल करता है। एजेंट्स जो है वो होलसेलर को, होलसेलर्स रिटेलर्स को एंड देन रिटेलर्स फाइनली कंज्यूमर्स को। Now next topic in place mix of physical distribution is the factors affecting the choice of channel distribution। मतलब कि हमें कौन सा चैनल यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, वो किन फैक्टर्स पे हम डिटरमाइन करते हैं। सो ये 5 फैक्टर्स है। फर्स्ट है प्रोडक्ट रिलेटेड, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस कि हमें कौन सा चैनल यूज़ करना है। अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो हम शॉर्टर चैनल या फिर डायरेक्ट या 1 लेवल प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इनएक्सपेंसिव है, स्टैंडर्डाइज है, सब स्टैंडर्डाइज या कंज्यूमर गुड है तो हम लॉन्ग चैनल्स प्रेफर कर सकते हैं। अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, मतलब कि उसे समझना किसी के लिए मुश्किल है, तो हम उसके लिए डायरेक्ट चैनल्स प्रेफर करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब कि इसके 2 पॉइंट्स है, दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बेसिकली अगर कंपनी को लगता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो उसमें जो कंट्रोलिंग है वो हमें अपने हाथ में रखनी है, वी डोंट वांट टू लूज द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द सेल्स, तो बेसिकली दे प्रेफर शॉर्ट चैनल। और अगर उन्हें लगता है कि अगर हमारा जो कंट्रोलिंग का हिस्सा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है हमारे पास जो अपनी सेल्स को करने की है, वो अगर इफेक्ट हो भी गई तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन दे कैन गो फॉर लॉन्ग चैनल, दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ चैनल और थर्ड लेवल ऑफ चैनल। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है देन दे कैन गो फॉर डायरेक्ट चैनल्स, और अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है दे यूजुअली गो फॉर लॉन्ग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन रिलेटेड फैक्टर्स। कॉम्पिटिशन रिलेटेड फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने गुड्स को, वो भी डिपेंड होती है हमारे
स्ट्रैटेजी पे। अगर बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटर ने लाइक फर्स्ट डायरेक्ट चैनल यूज़ किया लेकिन वो उसमें फेल हो गया तो ऑब्वियसली वी विल नॉट प्रेफर दैट। सो कॉम्पिटिशन मतलब कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है अपने गुड्स को सेल करने के लिए या फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए। नेक्स्ट है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी मार्केट है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। बेसिकली अगर वो दूर है, बहुत दूर है, तो हम ऑब्वियसली वी विल प्रेफर लॉन्ग चैनल्स, लेकिन अगर वो पास में है या फिर एक्सेसिबल है सो वी विल प्रेफर शॉर्ट चैनल्स। एंड द सेकेंड इज साइज ऑफ द मार्केट। अगर साइज बड़ा है तो वी विल प्रेफर लॉन्ग चैनल्स, और अगर शॉर्ट है देन वी कैन प्रेफर डायरेक्ट चैनल्स और एनीथिंग। लास्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बेसिकली जो बिजनेस का एनवायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी रिसेशन का टाइम पीरियड है या फिर इकोनॉमी रिसेशन में है देन कंपनीज प्रेफर टू गो फॉर डायरेक्ट चैनल्स एंड वाइसा वर्सा। Now the fourth element और fourth mix of marketing mix is promotion। promotion में basically क्या करते हैं, अपने goods जो products हैं उनको promote करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो individuals है, जो public है, उन्हें हमारे product के बारे में पता चले और वो उसे purchase करें। basically promotion के 4 tools होते हैं। first is advertising। advertising basically एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म जिसमें हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसे एडवर्टीज करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। एडवर्टाइजिंग बेसिकली बेनिफिशियल या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एडवर्टाइजिंग हैज़ द कैपेबिलिटी टू रीच मास। मतलब कि हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। मतलब कि अगर सपोजली मैंने 10 करोड़ रुपीज़ लगाए और मैंने उसको 100 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया तो पर हेड जो मुझे कॉस्ट पड़ी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की वो बहुत कम थी। एंड वी कैन इशू लाइक हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्विकली लोगों तक पहुंचा सकते हैं बाय एडवर्टाइजिंग। हालांकि इन सब इम्पोर्टेंस या फिर इन सब मेरिट्स के बावजूद भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग को, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कैन बी बैड इन टेस्ट। मतलब कि कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी ना लगे या फिर उनके किसी कल्चर या फिर उनके किसी बिलीफ को हार्म करे। नेक्स्ट है दे कैन शो इन्फीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो एज गुड। मतलब कि जो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी वो अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्शन में कि जो ये कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट चाहे ये कम होती है लेकिन ये जो बर्डन होता है दैट इज शिफ्टेड बाय द कंपनीज टू द कंज्यूमर। मतलब कि एडवर्टीजिंग में जो खर्चा करती है कंपनीज दे शिफ्टेड टू द कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ये जो एडवर्टीजिंग होती है बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ों को भी सपोर्ट कर सकती हैं जो किसी को अच्छी ना लगे। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्शंस। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। बेसिकली सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती है, रिफंड या डिस्काउंट, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को MRP से कम रेट पे बेचते हैं। रिफंड में हम डायरेक्ट या एब्सोल्यूट टर्म्स में प्राइस बताते हैं कि अगर 50 रुपये का है तो आप 40 रुपये दे देना, लेकिन डिस्काउंट में हम परसेंटेज की फॉर्म में बताते हैं कि अगर 100 रुपये का है तो आप 10% डिस्काउंट दे देना और आप 90 रुपीज़ में हमें दे देना। तो इसके कुछ और टेक्निक्स है जैसे कि रिफंड रिबेट हो गया और डिस्काउंट हो गया। रिफंड का मतलब कि अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किया आप हमें इसका ये जो पैकेट है वापस दिखाओगे तो आपको इतना कैशबैक मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रिफंड। नेक्स्ट इज़ यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट का मतलब कि हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया है जिसके साथ हमें कोई ऐसा बेनिफिट मिले जो उस प्रोडक्ट से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन दैट कैन बेनिफिट अस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट दें या फिर उसको कम रेट पे दें जो उस प्रोडक्ट से लिंक्ड हो, जैसे टी के साथ मैंने मग गिफ्ट कर दिया, सो लाइक दैट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करके दे देते हैं। नेक्स्ट है सैम्पल्स या कॉन्टेस्ट। सैम्पल मतलब फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉन्टेस्ट का मतलब कि कॉन्टेस्ट कराना किसी भी चीज़ से लेके उस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। नेक्स्ट है लकी ड्रॉज कराना या फिर इंस्टेंट ड्रॉज कराना। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसमें हम अपनी एज अ कंपनी
कुछ इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं जो डोर टू डोर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो फीमेल्स आती हैं वो कुछ ऐसे बैग्स लटका के आती हैं, वो हमारे प्रोडक्ट सेल करती हैं कि आप ये ले लो ये ले लो। सो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। मतलब कि जो कंपनी है वो कुछ एजेंट्स को अपॉइंट करती है या कुछ सेल्स पर्सन को अपॉइंट करती है ताकि वो जाके लोगों तक डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट को सेल करे बाय मेंटेनिंग अ ओरल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन बाय ओरल कॉन्वर्जेशन। जब जो सेलर्स हैं वो बायर्स के कांटेक्ट में आते हैं बाय ओरल कॉन्वर्सेशन एंड दे मेंटेन अ पर्सनल रिलेशन विद देम टू सेल देयर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। बेसिकली पर्सनल सेलिंग के मेरिट्स क्या क्या हैं? इट इज़ क्विक कि हम मतलब कि जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल मतलब कि जो सेल्स पर्सन है वो जो सामने वाला है उसके माइंड को समझ के अपनी टेक्निक्स यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। So all this comes under personal selling, and the fourth is public relations. अब पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एज अ कंपनी ये पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है दैट इज PR डिपार्टमेंट, इनका रोल क्या होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो या फिर पब्लिक या कंज्यूमर्स, सबकी नज़रों में अपनी कंपनी की अच्छी इमेज बना के रखना, अच्छी गुडविल बना के रखना किसका काम होता है? पब्लिक रिलेशन का। पब्लिक रिलेशन या PR डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रेस रिलीजेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हमारी कंपनी ने ये अच्छा काम किया या फिर ये अच्छा काम किया, ताकि वो पब्लिक तक पहुंच सके इन्फॉर्मेशन। दे मेंटेन गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट, ताकि जब उन्हें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत हो दे कैन गेट देयर हेल्प, विच इज़ कॉल्ड लॉबिंग। नेक्स्ट है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, एंड टाइम टू टाइम दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सोशल कैंपेन्स जिसमें वो ये प्रमोट करते हैं कि हम कैसे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो सोसाइटी का बेनिफिट कर रहा है एंड ऑल दैट। सो पब्लिक के साथ यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उन सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने को हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। थैंक यू। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड थैंक यू।